नमस्कार, हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और द बिग बेंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हैं द बिग गेस्ट का। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मैं पढ़ रहा था कि आपने बहुत संघर्षों में जीवन जिया। पढ़ाई लिखाई के बारे में मैं पढ़ रहा था कि 7th क्लास तक आप ज़मीन पर बैठकर आपने पढ़ाई की स्कूल में चटाई पर, और 8th क्लास में आपको बेंच नसीब हुई। आज आप द बिग बेंच पर हैं सर। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप आज हमसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके का माहौल है आजकल कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार होती है तो वहाँ अटकलों के बाज़ार गर्म हो जाते हैं। चाहे हम कहीं की भी बात करें, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि बहुत बड़ा संयोग है कि आप दिल्ली में हैं और माननीय राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। उनकी इस राहत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से भी राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया, वो कानून के विपरीत थी। जी। झूठ बार बार सत्य से टकराता है और अंत में जीत सत्य की होती है। राहुल गांधी जी की जीत इस बात का प्रतीक है कि सत्य की जीत हुई है। सवाल ये था कि इस देश के संविधान के अनुसार जो अधिकार अदालतों को मिले हैं और उसमें सर्वोच्च अदालत ने ये पाया कि जो निचली अदालत का फैसला है कन्विक्शन के संदर्भ में वो सही नहीं है, इसलिए हम इसको रोक लगाते हैं। वो सांसद तो कहीं से भी बन सकते थे, उनको कोई समस्या थोड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने सिद्धांतों की राजनीति अपनाई और ये जीत सत्य का प्रतीक है। आप इसे सत्य की जीत बता रहे हैं सुखू जी, लेकिन क्या आप वाकई में मानते हैं कि ये जीत है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी, जो सज़ा थी, वो गलत थी। लेकिन आरोप लगने पर या दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है, यानी कि दोषी तो वो हैं, मिनिमम सज़ा मिलेगी। तो ये जीत आप इसे कैसे परिभाषित नहीं, करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं हार जीत की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो फैसला नीचे था वो गलत है। अब दोषी जब आएगा वो तो फैसले पर डिपेंड करता है जी। अभी तो वो फैसला नहीं आया। अभी तो जो निचली अदालत ने कहा उसकी कन्विक्शन को उन्होंने गलत ठहराया। तो हमारी उसी बात में सत्यता है कि झूठ जीत नहीं पाया, सच जीत रहा। आप इसे फिर झूठ की हार भी मानेंगे? झूठ की हार मानेंगे, झूठ टकराता है सच से, तो मतलब अगर जीतता सच है। आप प्रत्यक्ष रूप से झूठ की हार कहें तो प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी की हार कह सकते हैं इसे? नहीं, ये तो राजनीतिक बयानबाजी होती है। मैं तो अदालत की बात को कह रहा हूँ। मोदी जी का मैंने नाम लिया तो हम सब जानते हैं कि आपकी भेंट हुई है प्रधानमंत्री से, आप गृह मंत्री से भी मिले हैं, वित्त मंत्री से भी मिले हैं। क्या ख़ास मुलाकात के पीछे का उद्देश्य रहा? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 50 साल बाद इतनी भारी बारिश हुई, भयंकर तबाही मची, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश की वित्त मंत्री से मैंने मुलाकात की जी। और मैंने उनसे कहा कि जो डिजास्टर फंड है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपनी सेंट्रल टीम को उन्होंने तुरंत प्रभाव से भेज दिया। अब मैंने कहा कि इंटीरियम रिलीफ जो है वो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, जिस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करेंगे। अब हमें उसका इंतज़ार है। मैंने देखा, खबरों में भी देखा, अखबारों में भी पढ़ा कि जिस वक्त ये त्रासदी हुई, मैं तो इसे त्रासदी कहूँगा, इतने बड़े स्केल पर, आप खुद बता रहे हैं 50 साल के बाद ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और टूरिस्ट इतने वहाँ पर मौजूद थे, कुछ एक पर्यटक हमारे फंस भी गए थे। जिस तरीके से आपने इनिशिएट किया, आपके मंत्री ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद रहे। वहाँ उस वक्त कितने रिपोर्टर थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मंत्री वहाँ मौजूद थे, आपको लोगों ने थैंक्स किया। राहत पैकेज केंद्र से मिलेगा, ठीक बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कैसे दोबारा पर्यटकों का विश्वास कायम कर पाएंगे? क्योंकि हमको याद है जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसके बाद कई सालों लग गए थे जब पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को वापस उस विश्वास को गेन करने में कि नहीं जा सकते हैं, वो सुरक्षित हैं। देखिए, दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो वर्स्ट अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है हमारा कुल्लू।
11 जिलों में भी पर्यटक आ सकते हैं। धर्मशाला कांगड़ा वैली में पर्यटक आ सकते हैं, बाई एयर फैसिलिटीज है। शिमला में अभी लैंडस्लाइड बरसात के कारण, ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार होता है। जब पहाड़ कटता है तो उसका स्टेटा सेटल होने में 4 साल लगते हैं। तो जितने भी पर्यटक हैं वो अभी शिमला भी आ सकते हैं। थोड़ा बरसात कम होनी चाहिए 10-15 दिन बाद। तो पर्यटकों के लिए तो पूरा खुला है। लेकिन ये ठीक है कि मनाली को भी हमने लिंक रोड से जोड़ दिया है, लेकिन उसका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर हमने टेम्परेरी जोड़ दी है, बिजली हमने टेम्परेरी जोड़ दी है। और हमारा प्रयास है कि 1 महीने के अंदर दोबारा से मनाली में पर्यटक खूब तादाद में आए। थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी कि जहाँ सड़क टूटी है वहाँ थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। कई जगह 100 मीटर टूटी है, कई जगह 200 मीटर टूटी है, कई जगह 300 मीटर टूटी है। तो वो थोड़े से पैच है, सरकार उसको ठीक कर रही है। सरकार उसको ठीक तो पर्यटक का भी जब मैं तो अभी खुद जा रहा हूँ और 15 अगस्त मैं मनाली में मना रहा हूँ। अच्छा, सुक्खू जी, अब मैंने जिस बात के साथ ये इंटरव्यू शुरू किया था उस पर आते हैं। आपके लिए जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो हर जगह से ये सुनने को मिला कि चुनौती बहुत बड़ी होगी आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई है। और हमने देखा, इससे पहले हमने राजस्थान में देखा और अब तक देख रहे हैं कि किस तरीके से गहलोत साहब में, सचिन पायलट साहब में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं। हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा सर कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था। फिर ज्योतिरादित्य जी बाहर आए, वो कुछ लोगों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद इतना बड़ा कांटों भरा ताज पहनते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि सारी सवाल आप ही की तरफ उठ रहे थे कि अब आपके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को साथ लेकर आप कैसे चलेंगे। देखिए, हमारे सभी लोग इकट्ठे हैं। हमने 1 महीने बाद कैबिनेट एक्सपेंशन किया। क्यों किया? हमने इसलिए किया कि किसी के मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि मैंने इस पार्टी में जाना और उस पार्टी में जाना। दूसरी बात, हम सत्ता के लिए नहीं आए कि मुझे कुर्सी में चिपके रहना और कुर्सी। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। तो जो हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, हमारी बात को जानते हैं, मेरे साथ काफ़ी लंबे अरसे से संगठन में रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई हिमाचल प्रदेश में डिवीज़न है। एक आधी बार कभी हो जाता है कि किसी एमएलए को कोई काम ना तो गुस्से हो जाता है, और ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में। जीवांत लोकतंत्र वहाँ उसे कहते हैं जहाँ विचारों का भी मतभेद हो। जब विचारों के मतभेद हो और संवाद के द्वारा बेंच पर आकर उसको सुलझा लिया जाए, तो उसी द बिग बेंच पर सुलझा लिया जाए, तो वही लोकतंत्र की सही परिभाषा है। जी, बहुत अच्छी परिभाषा आपने बताई लोकतंत्र की। और आपने कहा व्यवस्था परिवर्तन हमारा उद्देश्य है, स्वार्थ हमारा उद्देश्य नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ही इंडिया का गठन हुआ सर। अब चुनाव आने वाले हैं 2024 के, और एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूपीए का नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसको इंडिया करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने हिमाचल की राजनीति में ही व्यस्त रहना चाहता हूँ। आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। तो वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्र के प्रवक्ता, वो अच्छी तरह दे देंगे। हम तो अपने ही जो कार्य क्षेत्र है वहाँ कर्तव्य से अपना कार्य करना चाहते हैं। एक सवाल मेरे पास आया था कि मुख्यमंत्री जी से ज़रूर पूछिएगा, और वो सवाल था राम सुभग सिंह जी का कि बीजेपी आप पर बहुत ज़्यादा हमलावर है इस नाम को लेकर के, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब आप विपक्ष में थे तो खिलाफ थे और अब आपने इनको एक्सटेंशन दे दिया। मैं ज़रूर चाहूँगा इस पर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप टिप्पणी करें। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ों को मैंने विधानसभा में उठाया। एक चिट्ठी का इसमें आधी खबर दी है। अच्छा, आप पूरी दे दीजिए। एक चिट्ठी आई उस समय जब मैं विपक्ष में एमएलए था। उस चिट्ठी में ये आरोप लगाए थे जिसकी मेरा उन्होंने वीडियो चलाया। अच्छा। तो चीफ सेक्रेटरी तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय थे, मेरे समय तो थे नहीं जी। तब तो उन्होंने हटाया नहीं उस चिट्ठी के आधार पर। फिर उन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई। उन्हीं की राज्यों के समय उनकी इंक्वायरी में उनको क्लीन चिट मिल गया जी। और उनको उन्होंने चेयरमैन पावर उसको बना दिया। ठीक है, तो कोई उनका दोष नहीं था। ये विधानसभा की 1 साल के पहले की बात है। अब कुछ सोशल मीडिया वाले ऐसे प्लांट करते हैं राजनीति के कि हमने क्यों उनको दिया।
उन्होंने वो चीज़ काट दी जो दो शब्द थे कि ये चिट्ठी का हवाला देकर बात हुई थी। तो मैंने उसको वीडियो को देखा तो मैंने बोला वो चिट्ठी जो मेरी है उसमें बोल रहे थे कि मैंने विधानसभा में कहा कि एक चिट्ठी आई है जिस पर ये आरोप लगे हैं। वो चिट्ठी नहीं बताई। उन्होंने बोला मेरा आपके सिर्फ आरोप दिखाए कि किस आधार पर मैं आरोप लगाता हूँ। और विधानसभा की जो सभा पटल पर बात बोली जाती है तो इम्यूनिटी होती है उसमें, कोई केस वेस नहीं बनता। ठीक है, तो जब इन्होंने क्लैरिटी कर दी तो उसमें फिर कोई नहीं था। दूसरा, आप जब किसी को चलाते हो तो उसकी मेरिट को देखते हो। हम पावर प्रोजेक्ट में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है और मुझे लगता है कि हमको अपने स्टेट के इंटरेस्ट को देखना है। आज तक जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारा स्टेट का संपदा को लूटा गया है, उस दृष्टिकोण से हमने ड्यूटी लगाई है। 1 साल की एक्सटेंशन दी है क्योंकि हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, हमको हमारे राइट नहीं मिल रहे बीबीएमबी से। हमारे स्टेट में जो डैम बने हैं वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं उन्हें पीने के पानी के लिए भी एनओसी बीबीएमबी से लेना पड़ता है। तो लोगों का कहना है कि हमें मरने के लिए तो पानी उपलब्ध है पर पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं। तो सब इश्यूज देख रहे हैं। तो यानी आप क्या कहना ये कंटिन्यूटी अभी तक वो रिटायर थे, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। तो काम तो पहले भी कर रहे थे, तब तो आरोप नहीं लगाए। 9 महीने से काम ही कर रहे थे, उससे पहले भी थे। तो ऐसे ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। नहीं, छवि को खराब करने की बात होती है कि किसी तरह ये बोला जाए कि क्या है ये। अरे भाई अभी तो रिटायर हुआ, मैंने 1 साल की एक्सटेंशन दी, उसमें क्या गलत कर दिया। मुझे लगा कि स्टेट के इंटरेस्ट में अभी इनका रहना ज़रूरी है और स्टेट के इंटरेस्ट में ये काम करना ज़रूरी है, तो मुझे करना चाहिए। बाकी तो जो चीफ सेक्रेटरी IAS होती है, बीजेपी इतनी मुखर है तो होम मिनिस्टर के पास जाके सारा कागज पत्तर लेके जिस गलत किया तो बताइए। आरोप लगाने से तो कोई ऐसी साबित आपको मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जैसे कि केंद्र की सरकार हमेशा ये कहती रहती है कि 70 सालों के कांग्रेस के शासनकाल में के बाद हमें जब देश मिला तो इसमें बड़े गड्ढे थे, बड़ा भ्रष्टाचार था। आपको हिमाचल किस हालत में मिला? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो 70 साल का एग्जाम्पल ये देना चाहिए कि जहाँ हज़ारों साल मुग़लों ने राज किया, गुलामी की मानसिकता को पछाड़ कर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने लोकतंत्र की स्थापना की और जिस लोकतंत्र की स्थापना के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आई, वो सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन है इस देश की। साथ लगता पाकिस्तान भी उस समय आज़ाद हुआ था, कितने जनरल आ गए, तो एक तो ये है। और जो हिमाचल प्रदेश की बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रदेश का खजाना लूटा हो, कर्जे में डूबा प्रदेश हो, उस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मैंने पहले बजट में अपनी नीतियां घोषित कर दी। आपके चैनल से बिग बेंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा। 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। 10 साल में यानी कि 2033 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली प्रदेश होगा। ये बात आज आप नोट कर। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत सकारात्मकता है आपकी इस बात में प्रदेश के विकास को लेकर के। लेकिन आपने मुख्यमंत्री का जब चुनाव लड़ा, ये जब आप इलेक्शन में थे, तब आपने जो वादे किए, यानी कांग्रेस ने जो वादे किए थे, मैं जानना चाहूँगा कि उनमें से कितने वादे पूरे हुए? नहीं, उस वक्त तो ये माना जाता है कि भाई सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह दीजिए आप, 300 यूनिट बिजली फ्री, ओल्ड पेंशन की बात आपने की थी, आपने रोज़गार की बात की थी, स्टार्टअप्स की बात की थी। इनमें से कितनी चीज़ों पर काम शुरू हो पाया? पहले हिमाचल की जनता की मानसिकता को भी समझना पड़ेगा जी। हिमाचल की जनता फ्री में नहीं लेना चाहती कुछ। हमने कहा, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे हमारा सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है। उसके पीछे कोई हमारा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया। राजनीति तो ख़त्म हो गई, हम सत्ता में आ गए। चाहते तो हम 4 साल बाद कर लेते, जब अगला असेंबली होता कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है, उसका लाभ भी मिलता। हमने जब ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की तो हमने कहा हिमाचल की विकास की गाथा में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब 60 साल बाद जब बुजुर्ग हो जाएगा, इकट्ठा पैसा खर्च हो जाता है और हमारी संस्कृति मुँह में ज़्यादा पड़ी हुई संस्कृति है, तो अपने बच्चे को दे दिया, अपने की दे दिया और बेटा बेटे अलग हो गए, तो बाद में बुढ़ापे में उनके पास कुछ नहीं रहता।
तो उस सामाजिक सुरक्षा को देखकर मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम्स लागू की है, जिसको अमली जामा पहना दिया गया है। और अब हमारा पैसा जो 10,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़ा, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये थी। दूसरी हमारी थी कि हम 300 यूनिट बिजली, हम तो सरप्लस स्टेट है, हम जब चाहेंगे 300 यूनिट दे देंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तीसरी बात है हम 1500 रुपये अपनी महिलाओं को देना, वो भी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और जो गारंटीज़ है वो कोई एक साल में नहीं करनी होती है, वो 5 साल में करनी होती है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, कर्जे का बोझ कम करना है, व्यवस्था को परिवर्तित करना है। तो इस ढंग से हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि हम उसमें आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि आपने फ्री में देने का वादा तो किया था, लेकिन आपकी प्रदेश की जनता फ्री में कुछ लेना नहीं चाहती। तो नहीं, मेरा मानना है कि फ्री बीज की तरफ हमारी जनता है नहीं। हम 125 यूनिट पहले ही देते हैं, उसी में उनका गुजारा हो जाता है। जो 300 यूनिट चाहिए 300 यूनिट भी देंगे। लेकिन लोगों की हमारी मानसिकता है, हिमाचल के लोगों की मानसिकता है, वो कमा कर खाना चाहते हैं। मैंने देखा है ना, दिल्ली वालों को भी बड़ा संदेश दे रहे हैं आप। देखिए मैं दिल्ली वालों को उनकी अपनी है, पर हमारे लोगों की मानसिकता है, वो अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे स्वभाव और हमारे व्यवहार में ये चीज़ें हैं कि हमने कमा के खाना है। तो ये चीज़ हिमाचल की संस्कृति में है। जी, स्टार्टअप को लेकर के, रोजगार को लेकर के क्या आगामी योजनाएं हैं? देखिए हमने ग्रीन इंडस्ट्रीज चिन्हित की है, जिसमें टूरिज़्म है, हाइड्रो है, हमारा डाटा सेंटर है, आईटी है, फूड प्रोसेसिंग है, और इसमें हम बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा जो बाहर बच्चे काम करते हैं वो भी जल्दी हिमाचल आ जाएंगे। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद से लोग अपने घरों में काफ़ी लौट रहे हैं। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल में आने में 2-3 साल लगेंगे, पर उनको अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया, नियमों को बदलना शुरू कर दिया है। जो पुराने कानून हैं उनको भी बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि पुराने समय कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। तो हम उस चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो आपको क्या लगता है इसकी कमान जो है किसके हाथों में होनी चाहिए? राहुल जी के हाथों में या प्रियंका जी के हाथों में? तो प्रियंका जी का तो हिमाचल में घर है, वो तो पिछले 20 साल से हिमाचल रह रहे था, वो तो अब पहाड़ के हो गए। प्रियंका जी पहाड़न हो गए हैं। मेहनत करते हैं प्रियंका जी। पर राहुल गांधी जी की सोच और राहुल गांधी जी की विचारधारा इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। वो 2 प्रधानमंत्री के पोते और बेटे थे। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, जब सोनिया जी ने मना कर दिया, प्रधानमंत्री के पद का त्याग कर दिया, तो राहुल गांधी जी अगर बनना चाहते तो बन सकते थे। वो तो मनमोहन सिंह जी ने ऑफर दी थी कि कुछ समय मेरे साथ मिनिस्टर रहो, उसके बाद प्रधानमंत्री बनो। तो पहले उनके विचार और सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर इस देश में जब नफ़रत फैल रही थी, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी एक प्रधानमंत्री के बेटे को कन्याकुमारी से कश्मीर की पद यात्रा करने की? वो तो प्राइम मिनिस्टर के बेटे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो उनका मकसद क्या था कि इस देश में कोई समाज का कोई भी वर्ग ये मत सोचे कि मैं अकेला हूँ, ये इस देश की सभ्यता नहीं है, इस देश की संस्कृति नहीं है, इसलिए उन्होंने पद यात्रा की। प्रधानमंत्री के पद के लिए नहीं यात्रा की उन्होंने। वो तो मैंने बता दिया मनमोहन सिंह जी के समय में बन सकते थे, लेकिन उनके विचारों को समझा और वो ही सही मायने में हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और उनकी पदयात्रा के तुरंत बाद ही कर्नाटक में जीत हो गई। किसको क्रेडिट देते हैं सर, सोनिया जी और खड़गे जी के फैक्टर को या राहुल गांधी जी की पदयात्रा को? राहुल गांधी जी की विचारधारा को। कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं। सोनिया जी, खड़गे जी, सब लोग हम एक टीम है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, एक विचारधारा की जो प्रतिनिधित्व करता है उसे श्रेय जाता है। कांग्रेस की विचारधारा, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग बैठे होते हैं। जी, और जिस तरीके से एनडीए सरकार का एक तरीके से एजेंडा था कांग्रेस मुक्त भारत, कर्नाटक की जीत के बाद और आपके सत्ता में आने के बाद क्या आपको लगा है कि उसको डेंट लगा है और अब वो विचारधारा भी बदल रही है? राहुल जी जिस तरीके से प्रेम और प्यार की बातें करते हैं वो लोगों की अब समझ में आ रही हैं? कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कि यहाँ डिक्टेटरशिप का आना। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करना ही गलत था। कोई भी राजनीतिक दल जो लोकतंत्र में रहता है
उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी है। एक समय बीजेपी की 2 सीटें थी, आज वो सत्ता में 300 कुछ सीटें लेकर सत्ता में जी। और ये कोई भी और भी पार्टी है, ये गलत है। लोकतंत्र जिंदा तब रहता है जब वहाँ विभिन्न पार्टियाँ जिंदा रहती है। जब पार्टियाँ नहीं रहेगी तो तानाशाही हो गया जी। आप सर इंडिया के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है 2024 के इलेक्शंस में। लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं आपके बेहतर परफॉर्मेंस से। अभी वहाँ पर लोकसभा सीटें कम हैं, बीजेपी के पास ज़्यादा हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर आप वादे पूरे करते हैं, कांग्रेस के साथ जनता आती है और वहाँ सीटें अपने नाम हो जाती हैं, तो 2024 में इसका फ़ायदा मिलेगा और सीधे तौर पर इसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। देखिए, अभी तो हमारे पास 4 सीटों में से एक भी सीट नहीं है, और जनता 2024 में क्या मूड अपनाती है वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्योंकि परिस्थितियां तो सर आप बनाएंगे ना, मतलब आपसे अगर जनता खुश होगी तो फिर निश्चित तौर पर वो परिस्थितियों के लिए आपको कर्म करना पड़ता है जी। उसका आधार बनाना पड़ता है। तो उस कर्म और आधार हम बना रहे हैं, और चुनाव के वक्त के वोटिंग के टाइम पर क्या परिस्थिति होती है तब तक उसको जिंदा रखना पड़ता है। तो उस कार्य को कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन जब आला कमान की हम बात करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कई बार परसेप्शन ये चला जाता है वोटर्स के बीच में, या आपके विरोधी इस तरीके का परसेप्शन बना देते हैं कि कांग्रेस का तो आला कमान ही फेल है, वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, वो पार्टी को क्या संभालेंगे, वो राज्य को क्या ये सब चीज़ें ये मीडिया की क्रिएशंस भी हो जाती कई बार, ये चीज़ें ऐसा नहीं होता। नहीं सर, मीडिया भी तो खबर कहीं से लाता है, खुद बनाता नहीं है। नहीं, आजकल चटपटी खबरें भी बड़ी अच्छी लगती है जिसमें नमक मिर्च लगा हो तो अच्छी सुनाई देती है। समाज का एक रुझान ऐसा होता है कि कई बार वो इस प्रकार की खबरों में अच्छा रुचि लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी पार्टी को इस दृष्टिकोण रखना ये गलत है। हर एक पार्टी की एक अपनी भूमिका है, हर एक पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। चुनावों के वक्त हम उसको कैसे पब्लिसाइज करते हैं, चुनावों के समय हम कैसे जनता के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो तरीका, जैसे हमने कर्नाटक में पहुंचे, हिमाचल में पहुंचे, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। इंडिया के बारे में इतना तो बताएं कि क्या देर हुआ इसके गठन होने में, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत करीब हैं। अगर ये पहले नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेताओं का कार्य है, मेरा तो छोटी सी स्टेट का कार्य है। मैं वहीं रह के नहीं, मैं वहीं से 4 सीटों में उन्हीं में खुश हूँ। आप विषम से विषम परिस्थितियों में खुश रहने के लिए जाने जाते हैं। मैं पढ़ रहा था कि आप जब छोटे थे तब आप बहुत शरारती भी रहे हैं और स्कूल बंक करके फिल्में देखने भी जाया करते थे। फिल्मों में जिस तरीके की राजनीति दिखाई जाती है, धर्मवीर होती थी स्कूल टाइम में, है ना धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। तो फिल्मों में जैसे राजनीति दिखाई जाती है, क्या रियल में भी वैसी होती है राजनीति? नहीं। देखिए, एक मेरी बात सुनिए। ये देश आज विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके फैसलों से आगे बढ़ा। आज ये जीवंत लोकतंत्र बना तो उन नेताओं की सोच से बना। सबसे ज़्यादा गालियाँ राजनेताओं को पड़ती है, सबसे ज़्यादा, और राजनीति को सबसे बुरा, और सब राजनीति को सबसे बुरा किया जाता है, कहा जाता है। पर सेवा का भाव यही है। आप जो भी आप जैसे सहज और सरल लोग नहीं है ना सर राजनीति में, शायद इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, सभी सरल है, उन सबके कारण ही बना है। लेकिन जब आप राजनीति में होते तो आप लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आपको देना है, वो सेवा भाव में आता है। आपके पास एक चीज़ आई है तो आपको उसको देना है, पर आपको गाली पड़ेगी। जब किसी का कोई काम नहीं होगा तो गाली भी सुनना है आपको। ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ काम भी करना और गाली भी सुननी है। मीडिया भी ऐसा ही प्रोफेशन है? नहीं, मीडिया तो कुछ लोगों के से आपने कह दिया कि नहीं, मीडिया नहीं है। आपको भला भी करना है, मीडिया में भला नहीं करना होता। मीडिया में तो आपने दिखाना है। अगर मैंने गलत कर दिया तो आप मेरी दोस्ती नहीं देखोगे, आप मेरे साथ बाजी, आप बोलोगे इसने गलत किया है, इसको ये सजा। मीडिया तो कुछ और धाराएं भी लगा देती है। वो केस, मतलब मुकदमा जज के पास होने से पहले ही मीडिया ट्रायल हमारा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है। खैर, मैं सर अपने 23 साल के करियर में ऐसे मीडिया का कभी हिस्सा नहीं रहा। करते होंगे जो लोग करते नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं नहीं, मीडिया की गाली नेता को ही सुननी पड़ेगी और काम भी नेता को ही करना पड़ेगा, मीडिया को नहीं करना पड़ेगा। मैं ये अंतर आपको बताना चाह रहा हूँ। मीडिया का काम जो है वो सही है, तभी तो ये देश जिंदा हो रहा है। मीडिया को मैं वो नहीं कह रहा,
मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नेताओं के फैसलों ने इस देश को तरक्की की बुनियाद को बनाए रखा है। जी। पार्टी जो मर्जी रही है, हमको जनता गाली देती रही है समय समय पर, बदलाव करती रही है समय समय पर, लेकिन बदलाव के बाद वो दोबारा भी इस परिस्थिति में आती है कि नहीं, कंपेयर किया जाए, अब इसको देना मौका। तो ये मौका है, हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा होता रहा है। एक आखिरी सवाल, 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप? अब मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और लोग आंकलन करते हैं, और आंकलन के बाद हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा जागरूक जनता है। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ कोई भी एक झंडा लेकर 2 आदमी भी कहीं भी हड़ताल पर बैठ सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं। यही लोकतंत्र की विशेषता है। मेरा मानना है कि कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और कांग्रेस के बगैर तो अपोजिशन पार्टीज़ है ही नहीं है। तो ये अगर बीजेपी का मुकाबला करना, तो कांग्रेस के झंडे के तले हम सब लोगों को इकट्ठा होकर और सब पार्टियों की विचारधारा का सम्मान करते हुए हमें आगे आना पड़ेगा। द बिग बेंच के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत कुछ पूछ लिया, हमने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, आपका मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। द बिग बेंच पे आकर के अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मैंने हर संभव प्रश्न इनसे किया और इनकी सहजता और सरलता इनके जवाबों में आप साफ तौर पर देख पाए। मुझे लगता है कि हर इंसान, हर राजनेता अगर इतना सहज, इतना सरल हो, तो फिर इस देश को विकास के मुहाने तक, विकास की मंजिल तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। द बिग बेंच में इसी तरह से इंटरव्यूज़ लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।